अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने कुछ एक पहले ये क्वेश्चंस देखे थे और अभी भी किसी साहब ने पोस्ट किया था कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो मैं क्या करूं। स्पेशली ऐसा मुझे लगा कि एक जर्नी जो होती है ऑर्डर प्रोक्योरमेंट की कह लें, या जैसे हम सप्लायर से या ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करते हैं और अमेजोन तक जो प्रोडक्ट्स भिजवाते हैं। ऑफ कोर्स ये सारी वीडियोस टुकड़ों में स्प्लिट हुई हुई वीएससी में, वीडियो सक्सेस कैंप में मौजूद है। और मुझे लगा कि एक मुकम्मल दोबारा नए लफ्जों में इसकी वीडियो बननी चाहिए जो कि लोगों के साथ शेयर हो। तो बेसिकली आप नए हैं होलसेल एफबीए में, अब आपने प्रोडक्ट्स फाइनलाइज कर ली हैं, जैसे भी आपकी अप्रूवल हो गई है या आपने ईएसपी से अप्रूव करवा रखी हैं प्रोडक्ट्स, अगर आप स्टूडेंट है तो, और अगर आपका आई मीन आप खुद ही अप्रूव कर रहे हैं मैनुअली और इसको फाइनलाइज कर रहे हैं, तो जब आपने कर लिया है प्रोडक्ट आपकी आपकी अप्रूव हो गई है, फाइनल हो गई है, अब आपने ये परचेस करनी है सप्लायर से और अमेजोन में भेजनी है। तो अब इस सिचुएशन में आपके पास क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने होंगे, वो चीजें थोड़ी सी हम इसमें तफसील में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं। इससे होगा ये कि मुझे भी आसानी होती है कि मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलूं और मुझे याद रहे। तो सबसे पहले तो जी प्रोडक्ट फाइनलाइज हो गई है, नाउ व्हाट, अब क्या करना है। तो अब तो अमेजोन में भेजनी है। अभी हम बात करें यूएस की, और प्रिटी मच यूके या किसी भी मार्केट में अगर आप कर रहे हैं तो तकरीबन प्रोसेस सेम ही होगा। प्रोसेस में कोई तब्दीली नहीं होती है। सिचुएशन के मुताबिक शायद तब्दीली हो जाए कि आपकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, कैसी हैं, और उस कंट्री के हवाले से अगर कोई ऐसे लॉज हैं उस प्रोडक्ट की या कैटेगरी के हवाले से तो अलग बात है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि प्रोडक्ट किस कैटेगरी की हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोडक्ट टॉयज की कैटेगरी की हैं, ऑटोमोटिव कैटेगरी की हैं, तो नॉर्मली ये नए अकाउंट्स के, नए सेलर अकाउंट्स के ऊपर ये कैटेगरीज गेटेड होती हैं, तो आपको अनगेट करानी पड़ेगी। इसके लिए मेरी एक वीडियो मौजूद है, मैं वो लिंक भी इंशाल्लाह इसमें दे दूंगा। उससे आप जाके वो पूरी गेटेड कैटेगरीज की जितनी भी उसमें चीजें हैं, क्या क्या अमेजोन मांगता है आपसे, इनवॉइसेस मांगता है, लाइव फोटोज मांगता है, और अगर किसी किस्म की सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे सप्लीमेंट की कैटेगरी के अंदर सर्टिफिकेशंस भी मांगता है कुछ, तो ये चीजें आपको फिर वो फुलफिल करनी पड़ती हैं। हो जाता है काम आपका, ऐसा नहीं है कि आप फंसते हैं कहीं। चैलेंज है अलबत्ता, कभी एक्सपेंसेस भी होते हैं, कोई थर्ड पार्टी सर्विस भी आपको हायर करनी पड़ जाती है, और कभी ज्यादातर केसेस में ये काम आपका हो जाता है। तो वो गेटेड कैटेगरीज वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। तो ये मेक श्योर करें कि जी कैटेगरी गेटेड तो नहीं है। अगर है तो फिर तो आपको वो प्रोसेस से गुजरना होगा कि पहले तो कैटेगरी अनगेट करवाना है। हम मैं ये नहीं कह रहा कि गेटेड कैटेगरी वाली आइटम छोड़ दें, क्यों छोड़ दें, बिल्कुल काम करें। इस इनफैक्ट गेटेड कैटेगरी वाली आइटम के ऊपर शायद आपको कंपटीशन ज्यादातर केसेस में कम मिलेगा। आई मीन वो आपके लिए वो भी बहुत ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी जनरल दूसरी किसी कैटेगरी के मुकाबले में इसमें कम होगा। तो सबसे पहले आपको तो ये देखना है। दूसरा आपको ये देखना है कि क्या जो प्रोडक्ट है उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं जिसके लिए कोई स्पेशल प्रैप की जरूरत हो। जैसे अगर आपने नाइफ्स आप सेल कर रहे हैं, तो नाइफ के अगर कोई एजेस खुले हुए हैं, शार्प एजेस, जो कि लगता है कि वो ऐसी पैकेजिंग में है जिसे वो कट करके बाहर आ सकती है, किसी इंसान को लग सकती है, उसकी कुछ एडिशनल प्रैप रिक्वायर्ड होती है। लिक्विड की कुछ एडिशनल प्रैप रिक्वायर्ड होती है। वो प्रैप का अमेजोन का अपना पूरा पेज बना हुआ है, हेल्प पेज, उसका भी मैं लिंक इंशाल्लाह यहाँ पे दे दूंगा। उससे आपको जाके वहां पे पढ़ना होगा कि आपकी प्रोडक्ट अगर उन उस टाइप की है तो फिर आपको उसमें एडिशनल प्रैप करवानी पड़ जाएगी। अच्छा, प्रैप एक चीज है, इसके अंदर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो एफएनएस के जो लेबल लगाने होते हैं उसे भी प्रैप में गिन लेते हैं। मैं उसे प्रैप में नहीं गिनता, वो एक अलग बात है। ठीक है, प्रैप होना, प्रैप का मतलब कि आइटम जो है वो उस तरह पैकेजिंग में नहीं है जिस तरह अमेजोन मांग रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो अमेजोन पे कुछ सर्टन बंडल्स में हो, और आप यहाँ पर आपको सप्लायर जो दे रहा है वो उस तरह से ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई केस परचेस करते हैं, प्रोडक्ट का केस का मतलब एक बॉक्स है जिसके अंदर लेट सपोज 100 पीसेस आपको मिल रहे हैं। हो सकता है वही प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर 6 पीसेस के हिसाब से सेल हो रही है।
तो आपने वो एक केस खरीदा है, अब आप कहते हैं कि जी ये तो 100 पीसेस हैं, अब मुझे उसका 6-6 का बंडल बनाना है, तो ये प्रेप के अंदर जाएगा, यानी कि प्रेप की कैटेगरी में ये चीज आ गई। इसी तरह अगर आपने कोई लिक्विड का प्रोडक्ट आपने खरीदा है, यानी कि सोर्स कर रहे हैं आप, और लिक्विड के प्रोडक्ट के अंदर फिर आपको प्रेप की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो प्लास्टिक के ऊपर पैकेजिंग लगानी पड़ती है एडिशनल, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। उमूमन जो यूएस की और यूके की मार्केट की प्रोडक्ट्स आप सोर्स करते हैं, तो उसमें हमें प्रेप इतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मैन्युफैक्चर और पैकेजिंग में ये सब चीजें पहले से हो रखी हुई भी होती हैं, तो हमें परेशान नहीं होना पड़ता इतना ज्यादा। अनलेस कि आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो ऐसी कोई चीज, तो फिर आपको ये सारी परेशानी से खुद ही गुजरना पड़ता है। तो आपने ये देख लिया कि अब प्रोडक्ट किस टाइप की है, क्या प्रेप जरूरी है या नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रेप जरूरी नहीं है। तो अब दूसरा स्टेप, जब आप एसिन को, जो प्रोडक्ट का जो एसिन है, वो अमेजोन पे ऐड करेंगे, तो अमेजोन आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। वहां वो आपको एक जगह बताएगा जहां पे वो पूछेगा बैटरी की इन्फॉर्मेशन, क्या इस प्रोडक्ट में बैटरी है या नहीं है। तो बैटरी वाली प्रोडक्ट पे आप बिल्कुल काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बैटरी पे काम ना करें। बस ये होता है कि जब आप बैटरी को यस करते हैं, तो फिर अमेजोन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगता है कि बैटरी के सेल्स कैसे हैं, लिथियम है, आयन है, इस तरह की कुछ चीजें पूछता है वो। खैर मैं ज्यादा तफसील उसकी नहीं जानता, वो नॉर्मली हमें सप्लायर देता है और हम डाल के आगे बढ़ा देते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज वो पूछेगा कि बताएगा आपको इनफैक्ट कि ये मैन्युफैक्चरर बारकोड पे जाएगी या एफएनएसकेयू लाजमी है। तो मैन्युफैक्चरर और बारकोड्स और एफएनएसकेयू जो क्या चीज होती है बेसिकली, उसको मैं क्विकली बता देता हूँ। बारकोड वो चीज है मैन्युफैक्चरर का, जब एक प्रोडक्ट तैयार होती है, जो ब्रांड या मैन्युफैक्चरर से पैकेजिंग तैयार करता है, तो उसकी पैकेजिंग पे एक बारकोड लगा होता है। ये स्टैंडर्ड है, दुनिया भर की तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर इस तरह होता है। और एफ एन एस की जो चीज होती है, वो बेसिकली अमेजोन कहता है कि उस बार कोड को रिप्लेस करके मेरा बार कोड लगा दो जो मैं दे रहा हूँ। वो इसलिए अक्सर और बेशतर ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें अमेजोन ये लाजिम कर देता है कि आपको इस पे एफ एन एस क्यू लगाना है। और एफ एन एस क्यू कैसे लगता है? अमेजोन की रिक्वायरमेंट ये है कि जहां बारकोड लगा है पुराना, यानी कि पैकेजिंग अगर ऐसी है कि जिसके ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है बारकोड ना, अब आप उसको उखाड़ तो नहीं सकते, वो तो पैकेजिंग खराब हो जाएगी। स्टिकर तो है नहीं कि आप निकाल दें। तो अमेजोन क्या कहता है कि जहां पर भी मैन्युफैक्चरर का बारकोड लगा है, उसके एग्जैक्टली ऊपर आप एफएनएसकेयू लेबल लगा दें, यानी कि वो ओरिजिनल बारकोड छुप जाए। अमेजोन के सामने एक ही बारकोड हो जो कि उसका एफएनएसकेयू। अच्छा, एफएनएसकेयू और मैन्युफैक्चरर बारकोड में फर्क बस इतना है कि अक्सर और बेशतर प्रोडक्ट्स में अमेजोन अलाउ करता है कि ठीक है, इसको मैन्युफैक्चरर बारकोड पे ही आने दें। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें अमेजोन कहता है कि नहीं, इसमें आपको एफ एन एस क्यू लगाने लाजिम है। तो पहले एक टाइम था कि लोग कहते थे कि मैन्युफैक्चर बारकोड पे तो भेजे ही ना, लाजमी एफ एन एस क्यू लगाएं, क्योंकि अमेजोन उसमें चॉइस आपको देता है कि अगर आप चाहें तो इसको एफ एन एस क्यू लगा दें, अलबत्ता रिक्वायर्ड नहीं है। तो लोग लगाते थे जबरदस्ती। उसकी वजह ये थी कि लोग कहते थे कि इन्वेंट्री कमिंगल ना हो जाए, यानी कि दूसरे सेलर की वही प्रोडक्ट के साथ आपकी इन्वेंट्री मिक्स हो जाएगी तो क्या होगा। क्योंकि वो एफ एन एस क्यू जो होगा, वो आप एज अ सेलर और आपकी इन्वेंट्री, आपका जो मार्केट प्लेस सेलर आईडी, उस तमाम इंफॉर्मेशन का मिक्स समझ लें, एक मजमुआ करके अमेजोन उसके ऊपर एक एफ एन एस क्यू लेबल जनरेट करता है। दैट मीन्स के अब अमेजोन को ये पता है कि ये अगर मैंने फॉर एग्जांपल उसने मैं अजम्पशन करता हूँ एक आईफोन उठाया है, आईफोन प्रोडक्ट है उसका, आईफोन के पीछे एफ एन एस क्यू लेबल लगा है, तो उसके स्टाफ को भी ये पता होगा कि किस सेलर का है। आईफोन तो वैसे एक जैसे हैं सारे, आईफोन 7 की अगर बात करें, 9 की बात, जो भी 8 आते हैं, 10 आते हैं, उसके अलावा तो कोई भी हो, तो सिमिलर है। लेकिन अगर एफ एन एस क्यू लगे हुए होंगे अलग अलग सेलर के, तो वो अमेजोन बड़े आराम से उसको ये कर सकता है कि अच्छा जी ये फलां सेलर का, ये फलां सेलर का, क्योंकि एफ एन एस क्यू बता रहा है इस बात को, वो उसके प्रोग्राम में, उनके सिस्टम में उनको बता रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर एफएनएसक्यू नहीं लगा, सिर्फ मैन्युफैक्चर बार कोड है, तो इसका मतलब अब उनका जो अंदर जो भी स्टाफ है, वो उसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। वो तो उसके लिए तो फिर वो कहेगा अच्छा ये नीचे पड़ा मिला है, अब ये ऊपर वाले शेल्फ में हुजैफा सेलर का था या फला वाले शेल्फ के अंदर कोई शफीक सेलर का था। हो सकता है शफीक के पास भी यही था, हुजैफा के पास भी यही था, प्रोडक्ट सेम, लेकिन दोनों यूपीसी बारकोड, मैन्युफैक्चर बारकोड पे चल रहे थे। तो इसलिए अब उसे नहीं पता, हो सकता है वो उठा के वहां रख दे या वहां रख दे।
इन्वेंट्री आगे पीछे का मसला नहीं है, वो आगे पीछे हुई भी तो अमेजोन बाद में रिप्लेस करके फिगर आउट कर लेगा। लेकिन जो कॉमिंगल का एक मेन रीजन लोग देते थे वो ये था कि अगर मैंने तो जी ओरिजिनल आईफोन में बेच रहा हूं, लेकिन अगर वो शफीक साहब 2 नंबर आईफोन बेच रहे होंगे, उनका आईफोन गिरा और उसने अमेजोन ने वहां मेरे शेल्फ में रख दिया, या मेरे पास से ऑर्डर आया, उनके स्टाफ ने या उनके जो रोबोट्स चल रहे थे उन्होंने गलती से शुजाफा के बजाय शफीक से वो आईफोन उठाया और भेज दिया, तो मेरा तो कस्टमर ये कहेगा कि जी ये तो इनऑथेंटिक है, ये ऑथेंटिक तो नहीं है, मुझे तो 2 नंबर आईफोन भेज दिया इन्होंने, तो हुजैफा फंस गया। अच्छा, माल था शफीक का, फंस गया हुजैफा। तो इसमें होता यह है कि हम एफएनएसक्यू इसमें होता यह है कि फिर हम एफएनएसक्यू लाजिम कर देते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट में अगर आपको वाकई में लगता है तो आप करें, नॉर्मली मैं नहीं करता, मैं बार मैन्युफैक्चर बारकोड पे जाने देता हूँ, क्योंकि अमेजोन का सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वेयर हाउसेज में भी काफी ज्यादा बॉट्स चल रहे हैं, लिफ्टेड्स भी ऑटोमेटेड चल रहे हैं, तो वो वहीं जाके माल उठाते हैं जहां पे उनको पता है कि किस सेलर का ऑर्डर आया है, किसको प्रोसेस करना है। तो ये इसलिए एक तरीका है। अच्छा, एफएनएसक्यू लेबल अगर आप अमेजोन से लगवाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल अमेजोन कहता है जी लाजिम है लगाएं, तो आप क्या करें, कौन लगाएगा? अमेजोन भी लगा देगा। अमेजोन भी ये सर्विस आपको देता है, ये प्रेप सर्विस नहीं है, ये लेबलिंग सर्विस कहलाती है, तो इससे कंफ्यूज ना करें। और प्रेप सर्विस का मतलब फिर अमेजोन से आप कह रहे हैं कि कोई किस्म की बबल रैप लगानी है, कुछ करनी है, तो उसमें भी अमेजोन की लिमिटेड सर्विस है, अमेजोन सब कुछ नहीं करता आपके लिए। और मैं रेकमेंड भी नहीं करता कि अमेजोन की प्रेप सर्विस यूज करें, क्योंकि अमेजोन की प्रेप सर्विस का मतलब यह है कि अमेजोन के वैसे ही आप मोहताज रह जाएंगे। जो उनका केस सिस्टम है, आदि से वो गड़बड़ भी करेंगे, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेंगे, फिर बात आपकी समझेंगे भी नहीं और आपको जवाब भी नहीं मिलेगा प्रॉपर। इससे बेहतर अगर प्रेप या बंडलिंग वगैरह रिक्वायर्ड है तो लाजमी है कि फिर आप कोई थर्ड पार्टी प्रेप सर्विस यूज करें। अब मैंने 2-3 रेकमेंड कर रखे हैं और वैसे आप गूगल करेंगे अपने शहर के, जिस शहर में आपको प्रेप सर्विस चाहिए गूगल करें तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो वो प्रेप सर्विस को यूज करें। प्रेप सर्विस वाले क्योंकि एक थर्ड पार्टी सर्विस है, बड़ी रिस्पॉन्सिबल है, उनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं जिनके लिए वो काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनको पता होता है कि किसका किस तरह काम करना है, और उनको ज्यादातर केसेस में प्रोडक्ट्स के बारे में भी पता होता है। तो प्रोडक्ट अगर आपकी रिक्वायर करती है प्रेप सर्विस तो ही प्रेप सेंटर में भेजें, वरना ना भेजें। मैं बहुत कम यूज करता हूँ प्रेप सेंटर्स, और जरूरत होती है तभी हम यूज करते हैं। अच्छा जी, अब एफएनएसक्यू की बात हो गई, आपने वहां सेलेक्ट कर लिया कि एफएनएसक्यू चाहिए या मैन्युफैक्चर बारकोड चाहिए। अब आप आगे बढ़ गए, वो फिर आपसे शिपिंग प्लान बनाने की बात करेगा, पूरा शिपिंग प्लान बनेगा उसका। शिपिंग प्लान यानी कि ये होता है कि अमेजोन का पार्टनर कैरियर है यूपीएस, पहले फेडेक्स भी हुआ करता था, लेकिन बाद में इनका कोई झगड़ा हो गया आपस में, अल्लाह जाने क्या हुआ, तो इन्होंने बंद कर दिया फेडेक्स के साथ काम करना। तो अब यूपीएस उनके पास है, अमेजोन के पास, और यूपीएस के बहुत अच्छे वो रेट्स भी आपको देगा, और यूपीएस का वो शिपिंग लेबल जनरेट करेगा, उसके ऊपर ट्रैकिंग नंबर भी होगा, और वो लेवल आपको अमेजोन दे देगा। आपको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह डालनी पड़ेगी। ये कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, यानी कि कितने केसेस हैं, केस के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं, आपका फ्रॉम एड्रेस क्या है, यानी कि जहां से माल आ रहा है, जहां से स्टॉक आ रहा है, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। फिर अमेजोन आपसे पूछेगा केस कितने हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, पीसेस हैं केस में। फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर अमेजोन पूछेगा कितने कार्टन हैं, एक कार्टन में कितने केसेस हैं या कितने यूनिट्स हैं, कार्टन कितना बड़ा है, कितना वजन है उसका, ये सब अमेजोन आपसे मांगेगा। अच्छा, अमेजोन आपसे मांगेगा, लेकिन उससे पहले आपको ये सारी चीजें अपने सप्लायर से अरेंज करनी पड़ेंगी। अगर तो आपका सप्लायर जो है वो नॉर्मली सप्लायर ये चीजें आपको देते हैं, आपको वो कार्टन की इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर वो लेबल एक्सेप्ट कर रहा है, देखिए सप्लायर आपसे दो बातें कह सकते हैं, या तो वो कहेगा जी हम आपके शिपिंग लेबल एक्सेप्ट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, हम उसको लेबल को लेके शिप कर देंगे। लेकिन इस सूरत में अमेजोन आपसे शिपिंग की फी चार्ज कर रहा है, क्योंकि आपने ये लेबल वहां से जनरेट किया है, तो अमेजोन आपसे चार्ज करेगा। दूसरी सूरत ये होती है कि सप्लायर आपसे कहे जी हम लेबल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम खुद ही लेबल लगा के अपने अकाउंट से भेजेंगे। उसमें भी दो बातें हो सकती हैं, या तो सप्लायर जो है वो आपसे शिपिंग फी चार्ज कर रहा होगा कोई, या सप्लायर कहेगा जी मैं आपको फ्री शिपिंग देता हूं, या कुछ ऐसे भी सप्लायर्स होते हैं कहते हैं जी अच्छा आप हमसे $1000 परचेजिंग कर लें, हम आपको फ्री शिपिंग देते हैं, $500 कर लें, हम आपको फ्री शिपिंग देते हैं, ऐसी कंडीशंस भी होती हैं। तो अगर तो फ्री शिपिंग आपको मिल रही है तो मैं कहूंगा कि लाजमी यूज करें, और अगर तो वो कहेगा कि नहीं जी हम आपका लेबल यूज नहीं करेंगे और हम आपको फ्री शिपिंग भी नहीं देंगे, तो ऐसी सूरत में फिर आपको उनसे कहना ये पड़ता है कि जनाब आप शिपिंग लेबल हमारा यूज ना करें, आप अपनी शिपिंग सर्विस यूज करें, वो भी ठीक है, लेकिन क्या हमारे लिए कार्टन के ऊपर स्टिकर लगा देंगे एडिशनल आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये आइडेंटिफाइंग लेबल आपको अमेजोन से जनरेट करने हैं।
अच्छा, अगर सप्लायर शिपिंग कर रहा है अपने लेबल यूज करके, तो आपको जो है सप्लायर अगर अपने लेबल यूज कर रहा है तो आपको अमेजोन पे जाना है, फिर आपने वहां पे यूपीएस सेलेक्ट करके पार्टनर कैरियर से शिपिंग लेबल जनरेट नहीं करना। फिर आपने अमेजोन पे नीचे एक और आ रहा होगा, ये वीडियो भी मौजूद है सारी वीएससी में, प्रो ट्रेनिंग जिनके पास पुराना चल रहा है उनके पास भी मौजूद है, वीडियो सक्सेस कैम में भी मौजूद है। तो शिपिंग लेबल्स कैसे बनते हैं, शिपिंग प्लान्स कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप ऑन स्क्रीन बताई गई हैं, मेरी अपनी बनी हुई वीडियोस हैं, तो वो जरूर देखें। अच्छा, उसमें यूपीएस के नीचे ही एक और ड्रॉप डाउन आ रहा होगा दूसरा, उसमें अलग अलग योर ओन कैरियर की बात होगी, उसमें फेडेक्स भी होगा, डीएचएल भी होगा, यूपीएस वगैरह सब कुछ होगा। तो वहां से अदर या जो भी फेडेक्स वगैरह सेलेक्ट करना है कर लें, कुछ भी करें, अदर भी कर लें, वो ट्रैकिंग वाला लेबल नहीं होता। वो एक सिर्फ आइडेंटिफिकेशन लेबल होता है जो अमेजोन आपसे देता है और कहता है कि जी इसको अपने कार्टन्स पे लगाएं, जो भी कार्टन्स मेरे पास आप भेज रहे हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि वेयरहाउस पे जब आपके कार्टन्स पहुंचेंगे, अब शिपिंग लेबल तो आपने अमेजोन से नहीं लिया ना, यूपीएस का, तो अमेजोन के पास जब कार्टन पहुंचेंगे तो उसे कैसे पता चलेगा कि जी ये माल है किसका, ये स्टॉक जो आया पड़ा है किसका है? हो सकता है पूरा कंटेनर भिजवा दें, हो सकता है दो कार्टन हो, लेकिन अमेजोन को ये भी तो बताना जरूरी नहीं कि ये है किस सेलर का। अब ऐसे तो अमेजोन के वेयर हाउस के बाहर रश लगा रहता होगा, आई गेस। तो आप वो आइडेंटिफाइंग लेबल वहां से जनरेट करेंगे अमेजोन से, अपने सप्लायर को देंगे, कहेंगे जी ये जनाब ये सारे कार्टन पे लगा दें, अगर 2 कार्टन है, 10 कार्टन है, 5 कार्टन है, उतने ही लेवल आप जनरेट करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन डालेंगे और आप ये उसे दे देंगे। अब हो सकता है सप्लायर कहे कि नहीं जी मैं ये लेबल भी नहीं लगाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं तो ऐसे ही भेजूंगा। अब इस सूरत में आप फंस गए। अब लाजिम है कि आपका ये स्टॉक किसी प्रेप सेंटर जाए, क्योंकि आप वो अगर कार्टन ऐसे ही उठा के भिजवा देगा अमेजोन, तो अमेजोन ने तो एक्सेप्ट नहीं करने ना, वो तो फंस जाएगा कि स्टॉक गया कहाँ, वो आपको मिलेगा ही नहीं बेसिकली अमेजोन पे आपको स्टॉक। तो यहाँ पे आपको परेशानी आएगी, तो इसलिए फिर प्रेप सेंटर लाजमी हो गया। अब इसमें हो सकता है आप कहें जी प्रोडक्ट तो नॉर्मल है, फॉर एग्जांपल ये माउस है, लेकिन आप कहें कि इसको प्रेप की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेप सेंटर तो फिर भी जाना है, तो ऐसा ही है, प्रेप सेंटर फिर भी जाना है। अच्छा, प्रेप सेंटर वाले दो किस्म से रेट्स आपसे चार्ज करते हैं। एक होता है पर यूनिट प्राइस होता है, पर यूनिट फी जो उनकी होती है, उसमें वो आपको देखना, नॉर्मली उनकी वेबसाइट पे सारा कुछ लिखा होता है। तो पर यूनिट फी में वो हो सकता है 50 सेंट पर यूनिट आपसे चार्ज करें। 50 सेंट पर यूनिट में फिर वो कहेगा कि मैं एफएनएस के यू लेबल लगा दूंगा पर यूनिट, लेकिन आप कहेंगे जी जी मुझे तो जरूरत ही नहीं है, मेरा तो मैन्युफैक्चर बारकोड पे है, तो एफएनएस के लेबल की जरूरत ही नहीं है मुझे। अब ये एक बात हो गई, इसमें फिर से दोबारा आते हैं। दूसरी फी उसकी होती है कि कोई बबल रैप आपका कर दिया, कोई बंडलिंग कर दी, अब अभी कुछ भी नहीं है, विजुअल इंस्पेक्शन, यानी कि वो कार्टन खोलेगा, यूं नजर दौड़ाएगा, 4-6 बीच में से निकालेगा, देगा अच्छा जी सारे सही है, वो फिर डालेगा, डब्बा पैक करेगा, आगे बढ़ा देगा। तो दोबारा उस वाली बात पे कि अगर आप कहते हैं कि जी मैं तो मैन्युफैक्चर बारकोड पे हूं, मुझे तो लेबलिंग करनी ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं करना। तो दूसरा तरीका जो उनका चार्ज करने का होता है प्रेस सेंटर वालों का, वो पर कार्टन होता है। फिर आप उनसे कहते हैं कि जी पर कार्टन मुझसे चार्ज करो, कोई लेबलिंग शेबलिंग कुछ नहीं करना, पर मेरे बस ये कार्टन आएंगे, रिसीव करो, उस पर अमेजोन का ये आइडेंटिफाइंग लेबल लगाओ, चिपकाओ और उसको फिर से भेज दो। उसके बाद वो आइडेंटिफाइंग लेबल नहीं रहेगा, क्योंकि प्रेप सेंटर वाले अपने लेबल्स यूज नहीं करते, शिपिंग लेबल्स, प्रेप सेंटर वाले आपसे यही कहेंगे कि अमेजोन से लेबल, शिपिंग लेबल जनरेट करके दें, तो अमेजोन उस वक्त आपसे चार्ज करेगा, ये लाजमी है। ये फैक्टर आपको करने पड़ेंगे उस वक्त जब कैलकुलेशन आप कर रहे हैं प्रॉफिट की। तो ये चीजें आपको उस वक्त पता होनी चाहिए कि क्या लेबलिंग जरूरी है, क्या प्रेप जरूरी है या नहीं है, क्या सप्लायर शिपिंग करेगा डायरेक्ट, क्या सप्लायर लेबल एक्सेप्ट करेगा। अगर सप्लायर आपका अमेजोन का लेबल एक्सेप्ट कर लेता खामोशी से, तो अच्छी अच्छी कोई बात नहीं थी, वो डायरेक्ट कार्टन शिप करवाता, अमेजोन के पास पहुंचता। अगर एफएनएस के वो लेबल लगाने भी पड़ते हैं तो अमेजोन भी लगा देता, अगर सप्लायर लगा के दे रहा है तो भी अच्छी बात है, सप्लायर कहता है मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, तो देख ले अमेजोन 20 या 30 सेंट्स चार्ज, 30 सेंट्स मेरे ख्याल से चार्ज करता है, अब रिसेंटली बढ़ा दिए पर यूनिट लेबल लगाने का अमेजोन चार्ज करता है। तो अगर सप्लायर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम कर देता है तो भी अच्छा है, सप्लायर अगर इतनी ही चार्ज करता है तो भी ठीक है। तो ऐसा ये आपके सामने एक चीज आएगी। अच्छा, अब अगर लेबलिंग की जरूरत, एफएनएस क्यू लेबल में इसीलिए नहीं लगाता, मैं कहता हूँ 30 सेंट्स का क्यों पर यूनिट जाया करूं, मैं तो हजार हजार पीसेस भेज रहा होता हूँ किसी चीजों के, तो ये तो अच्छे खासे पैसे, $300 तो वैसे ही बन जाते हैं खामा का, तो मैं क्यों जाया करूं, तो मैं रहने देता हूँ, मैं मैन्युफैक्चर बारकोड पे जाने देता हूँ, मसला मुझे अभी तक तो कोई नहीं आया।
तो प्रेप सेंटर में जो है, अगर आपका स्टॉक आया है और उसमें मैन्युफैक्चर बारकोड की जरूरत नहीं है, तो सिंपली वो आपके अकाउंट से, ये प्रेप सेंटर वाले आपके अमेजोन अकाउंट में खुद भी कनेक्ट कर लेते हैं, उनको आप परमिशन देते हैं चाइल्ड अकाउंट बना के, और कोई मसला नहीं होता। इनका सेम ईमेल सब अकाउंट्स पे चल रहा होता है, यानी कि इनके जितने भी कस्टमर्स होंगे उन सबके अमेजोन अकाउंट पे इनका सेम ईमेल जो है वो कनेक्ट हुआ हुआ होगा। ये खुद ही वहां जाएंगे आपके अकाउंट में और शिपिंग वो प्लान खोलेंगे और वहां से लेबल जनरेट करेंगे और इस पर लगाएंगे और इसको भेज देंगे। ऐसी सूरत में ये $3 से $5 पर कार्टन आपसे चार्ज करते हैं। फिर ये पर यूनिट चार्ज, अब एक कार्टन के अंदर 10 यूनिट हो, 100 यूनिट्स हो, इनको फर्क नहीं पड़ता। ये पर कार्टन आपसे चार्ज करेंगे, $5 कुछ लेंगे, बस वो लेबल प्रिंट करेंगे और इसको भेज देंगे। अब ये तो हो गई प्रेप सेंटर की बात या डायरेक्ट अमेजोन की। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अब कि FNSKU कहाँ जरूरी है, अगर हैं तो क्या करना चाहिए, अगर नहीं जरूरत तो मत लें, मैन्युफैक्चरर बारकोड पे चलाएं। बंडलिंग जरूरी है तो फिर प्रेप सेंटर बीच में आ जाता है। ये इसलिए भी मैं बता रहा हूं क्योंकि काफी स्टूडेंट्स, PPH के पुराने स्टूडेंट्स भी सबमिट करते हैं, तो प्रेप सेंटर की कॉस्ट को फैक्टर नहीं करते वो, इवन दो कि वो लिखते हैं कि प्रेप सर्विस जरूरी है। अगर प्रेप सर्विस जरूरी हो जाती है या बंडलिंग करनी पड़ जाती है तो तकरीबन 1.5 से $2 तक आपकी कॉस्ट में एड अप हो जाता है ये। और ये जरूरी है क्योंकि शिपिंग भी लग रही है ना। अच्छा, सप्लायर से प्रेप सेंटर जाना और प्रेप सेंटर से सप्लायर के पास जाना, यानी कि दो तरफा शिपिंग लग रही है आपको। अब अगर सप्लायर आपको फ्री शिपिंग दे रहा था और कहता था मैं लेबल आपका एक्सेप्ट कोई भी नहीं करूंगा, मैं कोई कार्टन पे आइडेंटिफाइंग लेबल भी नहीं लगाऊंगा, मैं फ्री शिपिंग लेकिन दूंगा, तो फिर आपके पास एक कम से कम थोड़ी सी आपकी बचत हो जाती है कि आप फ्री शिपिंग लेके प्रेप में भिजवा देते हैं। अब सप्लायर से प्रेप तक जो है वो शिपिंग आपको नहीं लगी, प्रेप सेंटर में माल पहुंच गया, उसने देखा, आपने कहा जी मैन्युफैक्चर बारकोड पे जाने दो, सिर्फ लेबल प्रिंट करो लगा दो। 3 कार्टन थे तो उसने $3 चार्ज अगर आपसे किए हैं तो $9 उसके टोटल बने, वो लेबल जनरेट करेगा और भेज देगा। अब वहां से जो लेबल अमेजोन से जनरेट होगा, जाहिर सी बात है उसकी फी होगी। अब अमेजोन प्रेप सेंटर के मुताबिक डिस्टेंस वगैरह जो भी लोकेशन है फ्रॉम और टू की वो डालेगा, तो उसके मुताबिक अमेजोन डिसाइड करेगा कि किस वेयर हाउस में भेजना है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि मैं वेयर हाउस कैसे चेंज करूं अमेजोन का जहां मुझे भेजना है। तो जनाब आप चेंज नहीं कर सकते, ये अमेजोन डिसाइड करता है, आपके पास कोई इख्तियार नहीं होता कि इसको आप तब्दील कर सकें। तो वो वेयर हाउस उसने सेलेक्ट कर लिया, प्लान बना लिया, अब वो वहां से शिपिंग लेबल यूपीएस के जनरेट करेगा, आपके कार्टन पे लगाएगा और आप यूपीएस से उसे रवाना कर देगा। इतनी सी स्टोरी है। ठीक है, तो ये ओवरऑल है अमेजोन के पास जब स्टॉक आपका पहुंचता है। अब हम बात करते हैं अमेजोन के पास स्टॉक पहुंचने की। तो स्टॉक पहुंच गया और उसने जो है वो समझ लें कि कभी कभार ऐसा होता है, जैसे स्पेशली लास्ट क्वार्टर के करीब टाइम होता है तो अमेजोन के पास बहुत रश बढ़ जाता है कभी, तो टाइम ज्यादा लग जाता है। वरना नॉर्मली अमेजोन 2 से 3 दिन में, 4 रोज में आपका स्टॉक चेक इन कर लेता है। यानी कि अगर शिपिंग आपको बता रही है कि डिलीवर्ड 15 जून को डिलीवर हो गया है, तो कभी कभार 15 जून को चेक इन हो जाएगा, कभी 16, कभी 17, यानी कि 4-6 दिन के गैप से ये चेक इन हो जाता है। चेक इन की आपको मेल भी आएगी, उसके बाद रिसीविंग की भी मेल आएगी, यानी कि अब अमेजोन ने अनलोड करना शुरू कर दिया आपके स्टॉक को। कार्टन्स खुल गए, उसने माल निकाला, शेल्फों में लगाना शुरू कर दिया, ये रिसीविंग की मेल आ गई, तो ये काम शुरू आपका हो गया। जब रिसीविंग की आपको मेल आएगी तो आपकी जो ऑफर है, अपने जो अमेजोन पे जो पिगी बैक कर रखा है, जो ऑफर डाली हुई है वो लाइव हो जाएगी। यानी कि अब आप बाय बॉक्स के हकदार भी हो गए, आपको जिस आपकी प्राइसिंग के मुताबिक बाय बॉक्स भी मिलेगा और आपके पास ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। एक और चीज का ख्याल रखें, रिसीविंग के दौरानिए में ऐसा भी होता है कि वो सारे पीसेस आपके लाइव नहीं होंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपने 500 यूनिट्स भेजे थे किसी प्रोडक्ट के और 500 यूनिट्स जो है वो अमेजोन के पास रिसीविंग में शुरू हो गए, तो थोड़े दिनों बाद आपके लाइव आप जब देखेंगे तो शायद आपको 50 दिखा रहा हो, आप और कहेगा 450 रिजर्व में है। तो फिर उसकी डिटेल रिपोर्ट जब आप जाके देखते हैं तो हो सकता है वहां से कहे कि जी 450 या 400 या 300 कुछ यूनिट जो है वो FC ट्रांसफर में है। FC ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि फुलफिलमेंट सेंटर ट्रांसफर। अब अमेजोन आपका स्टॉक जो है वो अपने एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में इधर उधर बांटता है। अच्छा जी 500 यूनिट है इसके, तो 50 कैलिफोर्निया भेज दो, 50 टेक्सास भेज दो, 50 फ्लोरिडा भेज दो, कुछ भी कर सकता है, वी डोंट नो, उनका अपना सिस्टम है। अच्छा, इसे कहते हैं प्लेसमेंट सर्विस। अक्सर लोग फंसते हैं एक चीज में आके, जो कि इंडिविजुअल बॉक्सेस की आप कॉन्फ़िगरेशन डालते हैं शिपिंग प्लान बनाते वक्त,
ये प्रॉब्लम आपको ज्यादा उस वक्त आएगा जब आपने सप्लायर से ऑर्डर लिया, ऑर्डर सप्लायर को दिया, और उसमें मल्टीपल यानी कि डिफरेंट एसकेयूज थे। एक माउस था, एक कीबोर्ड था, एक मग था, कुछ भी था। सप्लायर ने क्या करा, सप्लायर ने एक कार्टन लिया, उसके अंदर वो सारी चीजें डाल दी। टोटल उसने कहा जी 50 पीस बन गए, 20 माउस हैं, 10 कीबोर्ड हैं, 20 जो है वो ग्लासेस हैं, फलाना कुछ भी। उसने आपने कहा जी ठीक है, एक कार्टन हो गया, सही है। लेकिन ये आपके लिए मसला बनेगा अमेजोन पे, अनलेस कि आपने एफबीए प्लेसमेंट सर्विस ऑन कर रखी हो। या आपकी एफबीए सेटिंग्स के अंदर आएगा, जो राइट साइड पर सेटिंग्स का ऑप्शन है उसमें एफबीए सेटिंग्स होगा, वहां पे आपको जाना होगा और वहां से आपको प्लेसमेंट सर्विस ऑन करनी पड़ेगी और अमेजोन आपको उसका चार्ज भी करेगा। बेसिकली प्लेसमेंट सर्विस है क्या? प्लेसमेंट सर्विस का मतलब ये है कि अमेजोन कहता है ठीक है, मैं कोई भी एक वेयर हाउस आपको दे दूंगा, आप सब उठा के वहां भेज दो। अब वहां पर से फिर मैं खुद इसको आधा कहीं कैलिफोर्निया भेजूं, कहीं मैं टेक्सास भेजूं, मेरा मसला आपका नहीं है, लेकिन मैं आपसे चार्ज करूंगा। अब आपने कितना माल दिया है वो उसका वेट वगैरह कैलकुलेट वो ऑटो उसके सिस्टम में हो रहा होगा, और वो उसे आपको कैलकुलेट करके वहां जब आप प्लान क्रिएट करेंगे तो एफबीए प्लेसमेंट फी आपको बता रहा होगा। हो सकता है $5 हो सकता है $50, तो डिपेंड्स आप कितना माल भेज रहे हैं। तो अमेजोन ये चार्ज करेगा। अच्छा, अगर आपने ये डिसेबल रखी है तो क्या होगा ये भी सुन लें। वो ये होगा कि जब आप अमेजोन पे जाएंगे, आप कहेंगे मेरे एक कार्टन में 20 माउस हैं, 20 कीबोर्ड हैं और 10 मग्स हैं, तो अमेजोन कहेगा आपसे कि अच्छा जी सही है, प्लेसमेंट सर्विस अभी आपकी बंद है फॉर एग्जांपल। तो अमेजोन कहेगा ठीक है। अब आपने अभी तो आप उसको बताने वाले थे कि कार्टन के अंदर है, एक ही कार्टन में सब कुछ है। उससे पहले अमेजोन आपसे ये कह देगा कि काम करो, 5 माउस, 3 कीबोर्ड और 6 मग्गे जो है वो कैलिफोर्निया भेज दो। 3 माउस, 20 कीबोर्ड, 18 कीबोर्ड या व्हाटसोएवर टेक्सास भेज दो। इतने माउस, इतने कीबोर्ड कल फ्लोरिडा भेज दो। अब आप कहेंगे यार मैंने तो एक ही कार्टन के अंदर सप्लायर तो सब कुछ डाल के भेज रहा है, अब मैं इसको ये बोलूं कि 3 माउस इधर भेज, 5 माउस उधर भेज, वो कैसे करेगा? वो तो भड़क जाएगा। अच्छा, नए आपके अगर अकाउंट बने हुए हैं सप्लायर के साथ, आप नया नया रिलेशनशिप आपने बिल्ड किया है, तो आप हरगिज उससे ये बात नहीं कर सकते। वो आपका फौरन ऑर्डर कैंसिल कर देगा, बोलेगा हम नहीं करते इतनी सारी पंचायत, सप्लायर्स नहीं करते, ब्रांड वाले तो बिल्कुल नहीं करते अगर डायरेक्ट ब्रांड हो तो। अब आप फंस गए, आप कहेंगे मैं क्या करूं? तो इसलिए जरूरी होता है प्रेप सेंटर फिर बीच में आ जाएगा, या तो आप प्लेसमेंट सर्विस अमेजोन से इनेबल्ड रखें। अब हो सकता है अमेजोन की प्लेसमेंट सर्विस उस वक्त महंगी पड़ रही हो, आप सोचें कि यार इससे अच्छा तो वो कार्टन में प्रेप सर्विस भिजवा देता। प्रेप सर्विस वाले फिर ये झमेले साले बर्दाश्त करेंगे। प्रेप सर्विस वाले फिर वो 5 माउस निकाल के छोटे एक कार्टन में डालेगा, 5 कीबोर्ड डालेगा, उसको फ्लोरिडा भी भेजेगा, उसको आधे को वो टेक्सास भी भेजेगा, कैलिफोर्निया भी भेजेगा, सब करेगा, लेकिन वो भी चार्ज करेगा, फ्री तो वो भी नहीं करेगा। अच्छा, वो जब अगर क्योंकि अब आपने तो तोड़ दिया ना, एक बड़ा कार्टन उसके पास आया, अब आपने कहा जी 5 माउस डालने हैं इसमें, 5 कीबोर्ड डाल के कैलिफोर्निया में, वो कार्टन के भी $2-3 लगा देगा, वो पर यूनिट के पैसे भी लेगा, फिर वो शिपिंग करेगा, तो महंगा आपको ये भी पड़ेगा। तो ये आप उस वक्त फंस जाते हैं जब आपका सप्लायर एक कार्टन के अंदर सब कुछ डाल दे, यानी कि अलग अलग एसक्यूज। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन होती है कि सप्लायर से या तो पहले से बात कर लें, या तो ऑर्डर ही इंडिविजुअल प्लेस करें। उससे अगर आपको 20 माउस लेने हैं तो सिर्फ 20 माउस का एक ऑर्डर प्लेस कर दें। उससे अगर आपको 20 कीबोर्ड लेने हैं तो 20 कीबोर्ड का एक ऑर्डर प्लेस कर दें। और या तो पहले उससे बात कर लें कि मुझे जो भी मेरी प्रोडक्ट्स दो, हर एसकेयू को अपने कार्टन में पैक करो, एसकेयूज को मिक्स नहीं करो, माउस और कीबोर्ड को साथ नहीं रखो। जब आप ये करेंगे आप फंस जाएंगे, जब सप्लायर ये करेगा आप फंस जाएंगे। तो हरगिज जो है कोशिश करें कि ऐसा ना हो, ऐसा होगा तो आप फंसेंगे। इसमें आपकी कॉस्ट बहुत लग जाएगी, क्योंकि प्लेसमेंट सर्विस के अंदर काफी ज्यादा आपके पैसे जाएंगे और ऑलमोस्ट आपका प्रॉफिट वो खा जाएगा। तो कोशिश करें, अगर जैसे कुछ लोग एक सप्लायर यूज करते हैं, मैं सप्लायर का नाम अभी नहीं लूंगा। वो सप्लायर क्या करता है, वो कहता है जी हमारा इतने मिनिमम ऑर्डर जो है वो $200 का हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, होना चाहिए। तो अब आप कहेंगे कि मैंने तो 10 माउस लिए, एक माउस $10 का है, तो ये तो 200 का, मैं तो कीबोर्ड भी डाल देता हूं। तो आप इसमें आप गलती कर रहे हैं। इससे अच्छा फिर आप 20 माउस ले लें और $200 का एक ऑर्डर दे दें। 20 कीबोर्ड ले लें, $200 का एक ऑर्डर अलग कर लें। क्योंकि अगर आप यहां बचाएंगे पैसे अपने, तो आपके प्लेसमेंट में और प्रेप सर्विस में बहुत ज्यादा जाएगा, उल्टा वो प्रॉफिट खा जाएगा। यहाँ 20 माउस लिए तो 20 माउस प्रॉफिट तो देंगे जब बिकेंगे तो ये फर्क है। तो इस तरह से आपको सोचना है जब आप
प्रोक्योरमेंट करेंगे, जब आप सप्लायर से ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं कि आप अपने जहन में रखें और इस तरीके से पूरी अपनी सेटिंग बनाएं। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं तकरीबन सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप दैट हेल्प्स। हो सकता है मैंने इंडिविजुअली पॉइंट्स को रीड ना किया हो, लेकिन मैंने एक्सप्लेन सारे कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है इन सब चीजों के दौरान ये पूरी जो जर्नी है सप्लायर से लेके प्रोडक्ट अमेजोन तक पहुंचाने की, ये कभी कभार चैलेंजिंग बन जाती है। इसमें इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, उसका भी खास ख्याल रखें। सप्लायर कितना एफिशिएंट है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर सप्लायर कोई लड़की है जो रिप्रेजेंटेटिव है या लड़का है जो भी है, वो अगर इतना एक्सक्यूज मी एफिशिएंट नहीं है, तो और वो इतना एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रहा, हो सकता है वो आपके लेबल्स गलत लगा दे, हो सकता है कार्टन्स गलत कर दे, इधर उधर भेज दे। कभी कभार ऐसा भी होता है गलत वेयर हाउस पे कोई चीज चली जाती है, कभी गलत प्रोडक्ट के ऊपर गलत लेबल लग जाता है। तो आपको चौकन्ना रहना जरूरी है। आपको ये मेक श्योर करना जरूरी है कि आपका सप्लायर सारे का, नॉर्मली मैं एफएनएस के यू सप्लायर से नहीं लगवाता, मैं कोशिश करता हूँ कि उसके उसके ऊपर ये मतलब मारी ना जाए चीज ना, इसलिए कि सप्लायर ये प्रॉब्लम कर जाते हैं कि एफएनएस के लेबल जो है वो कहीं गलत लग गए। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो पता चला माउस का लेबल उसे कीबोर्ड पे लगा दिया, कीबोर्ड का लेबल माउस पे लगा दिया। अमेजोन लेबल को फॉलो करेगा, अमेजोन डब्बा नहीं देखेगा। अमेजोन कहेगा उसको चपटा डब्बा मिला है कीबोर्ड का, लेकिन उस पर लेवल माउस का लगाया ना, तो वो आपके शेल्फ पे ले जाके माउस के साथ रख देगा, बोलेगा ये माउस है। बेशक उसमें कीबोर्ड था अंदर, लेकिन वो कहेगा माउस है। और जब माउस का ऑर्डर आएगा वो कीबोर्ड उठा के भेजेगा, और उसके जिम्मेवार आप होंगे। कस्टमर कंप्लेन करेगा, जिम्मेवार आप होंगे। अमेजोन आपको वार्निंग भी देगा, आपके अकाउंट के सस्पेंशन के भी चांसेस इसी तरह बनेंगे, ये मसला अगर आपने कर दिया तो। अकाउंट सस्पेंड नहीं होता, लिस्टिंग सस्पेंड होती है नॉर्मली, अगर बहुत ज्यादा रिटर्न्स आ गए तो इसलिए आपका स्टॉक फंसा हुआ है, फिर आपको रिकॉल करना पड़ेगा, फिर प्रैप भेजेंगे, फिर उसके ऊपर लेबलिंग सही होगी, फिर वो वापस जाएगा, तो उल्टा प्रॉफिट के बजाय आप नुकसान में चले जाएंगे। तो ये चीज को खास ख्याल रखें, ये हर दफा नहीं होता, शादो नादिर कभी कभार हो जाता है। 100 में से 5 लोग ऐसी उनके साथ ऐसा हो जाता है, कभी सप्लायर की गलती से, कभी हमारी अपनी लैक ऑफ अवेयरनेस से कि जी हमने उसको देखा नहीं, हमने उसको चेक नहीं किया, हमने क्रॉस चेक नहीं किया। सप्लायर से अगर आप, जैसे मैं चाइना से सोर्सिंग करता हूँ अपनी प्राइवेट लेबल की, तो मैं सप्लायर को जो लेबल्स एफएनएस के, क्योंकि अलग अलग एसकेयूज हैं और सबके लेबल्स अलग अलग हैं, तो हम उससे 2 से 3 दफा फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह सब मंगवाते हैं। जब रेडी हो जाता है, इंस्पेक्शन तो बाद में होगी, लेकिन पहले हम वो सारी चीजें वेरीफाई करते हैं, और वो फोटोज में हम देखते हैं कि क्या उसने वो फला कलर की प्रोडक्ट का एफएनएसक्यू सही लगाया है या नहीं, जो उसका था। ये हम क्रॉस चेक करते हैं, फिर उससे मल्टीपल पिक्चर्स मंगवाते हैं, अलग अलग वीडियोस, लाइव सेशन भी किए हैं मैंने। तो ये बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा, आई मीन ब्रांड्स और सप्लायर्स आपसे लाइव सेशन नहीं करेंगे, लेकिन आप कम से कम आपने थोड़ा सा अपनी कह लें कि आंखें खुली रखनी है, दिमाग हाजिर रखना है, और इंशाल्लाह आपको कोई मसला इसमें नहीं आएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।